नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आपके जीवन में ग्रहण लगा सकते हैं सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी 6 दोष। तो कहते हैं सफलता, असफलता, दुख सुख सब किस्मत का खेल है और किस्मत का साथ मिलना या न मिलना ये सब ग्रहों का खेल है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी कुंडली के उन 6 सबसे बड़े दोषों के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत पर ग्रहण लगा सकते हैं। इन दोषों में से अगर एक भी दोष आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में दूसरों की तुलना में कष्ट और संघर्ष ज्यादा हो सकते हैं। कौन से हैं ये दोष और क्या वाकई ये बेहद गंभीर परिणाम देते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की चर्चा होने वाली है बेहद ही खास। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524115। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि क्या वाकई जीवन के संघर्षों को कुंडली के दोष कई गुना बढ़ा सकते हैं। कौन से हैं वो दोष जिनके उपाय करने बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये पंडित जी से सबसे पहले समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यान। जी। जब भरत जी वशिष्ठ जी को पकड़कर रोने लगे कि भैया का वनवास क्यों हुआ, पिताजी का स्वर्गवास क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ गुरुवर, आपके रहते? आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनो भरत भाभी प्रबल, हे भरत, होनी जो है बहुत प्रबल होती है। बिलख ही कहूँ मुनिनाथ, रोते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में। हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उन कर्मों के आधार पर हमारा प्रारब्ध बना है इस जन्म का, और उस प्रारब्ध को जानने की विधा हमारे ऋषियों मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र बनाया है। जब बालक अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, जो ही माँ के शरीर से अलग होता है, उस समय की ग्रह स्थिति को स्थापित करके और उसके अनुसार उसके प्रारब्ध का मूल्यांकन किया जाता है। जी। इसीलिए कहा जाता है ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। देखो, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब किसी का बहुत अच्छा समय चल रहा है ना, हाँ, तो अपनी बाँह ठोंकता है, ये मेरी उपलब्धि है, मैंने किया है, मेरे करने से हुआ है। लेकिन जब बुरा समय चलने लगता है और ठोकर पे ठोकर लगने लगती है, असफलता पे असफलता मिलने लगती है, तो कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने काला जादू करवा दिया है, किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी ने जादू टोना करवा दिया है, और किसी ने कुछ तो करवाया है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ खराब किए होंगे जिसका मैं फल भोग रहा हूँ, या पूर्व जन्म में मुझसे कोई अपराध जाने अनजाने में हुआ होगा जिसका मुझे दुष्परिणाम ये बुरे समय के रूप में भोगना पड़ रहा है। नहीं, अपनी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, गलती तो दूसरे कर रहे हैं, जादू कर दिए हैं, तंत्र मंत्र कर दिए हैं, भूत प्रेत कर दिए हैं, जिसके कारण वो दुख भोग रहे हैं। गलती तो दूसरे की थोपेंगे, अपनी गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि जब मनुष्य जन्म लेता है उसी समय, जन्म के समय नहीं, बल्कि मैं तो ज्योतिष की बात अगर सच्ची करूं तो जिस समय बच्चा गर्भ में आता है, अच्छा, जिस समय अंडे पर मतलब शुक्राणु पहुंचते हैं, ठीक उसी समय बच्चे का जो मतलब कि भाग्य है वो तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को वेरीफाई करने के लिए, किसी की कुंडली सही है या गलत है इसको देखने के लिए आधान कुंडली
गर्भाधान कुंडली का भी विचार किया जाता है। अच्छा। जैसे 2 लड़के ट्विंस पैदा हो गए, अब 2 लड़के ट्विंस पैदा हो गए 10-10 मिनट के अंतर पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि गर्भ में भी 10 मिनट के अंदर आए होंगे, ये संभव नहीं है। ये गर्भ में 2 दिन 4 दिन के अंतर पे आए होंगे, क्योंकि महिलाओं का जो एक अंडा निकलता है वो 72 घंटे तक जीवित रहता है और पुरुष का स्पर्म जो होता है वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। 24 घंटे के बाद स्पर्म डेड हो जाता है, 72 घंटे के बाद अंडे खत्म हो जाते हैं। इसी संयोग में जब दोनों का संयोग होता है तब गर्भधारण होता है और महिलाओं के 1 से अधिक अंडे निकलते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही अंडा निकलता है। तो अगर 2 अंडों पर सेचन हो गया तो 2, 3 पे हो गया तो 3 बच्चे भी पैदा होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि आधान कुंडली के हिसाब से एक ही साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और IAS PCS बन जाता है और दूसरा बच्चा मानसिक रूप से बीमार, अस्वस्थ और तमाम प्रकार के दुखों को भोगता है। तो अगर ये आपको वेरीफाई करना हो कि कौन बच्चा कैसा होगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कुंडली देखकर कोई माइका लाल नहीं बता सकता है, जब तक उसकी आधान कुंडली न बनाई जाए, जब तक उसकी गर्भाधान कुंडली न बनाई जाए। और जब गर्भाधान कुंडली बनाई जाएगी तब पता चल जाएगा कि ज्येष्ठ लड़का इसमें से कौन है, लघु कौन है। यहाँ पैदा होने वाला ज्येष्ठ ज्येष्ठ नहीं हो सकता, यहाँ पैदा होने वाला ज्येष्ठ छोटा भी हो सकता है। तो आधान कुंडली से ही निष्कर्ष निकल सकता है कि उस बच्चे का भाग्य क्या होगा। जी। ज्योतिष शास्त्र देखो एक अथाह सागर है। बिल्कुल पंडित जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऋषि मुनियों को अगर छोड़ दिया जाए तो आज के सांसारिक मनुष्य ज्योतिष शास्त्र के 1 फुट गहरे पानी में भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे खुद 50 साल ये काम करते हुए हो गया। मुझे लगता है कि अभी तो मैं घाट के किनारे पर कंकड़ पत्थर बीन रहा हूं, अभी तो मतलब कि प्रवेश भी नहीं हुआ है। इतना ये अथाह सागर है, ये कोई साधारण नहीं है, ये अथाह सागर है। ज्योतिष जो है ये शास्त्रों का नेत्र है, ये शास्त्रों का नेत्र है, आंख है। तो कुछ दोष चूंकि प्रारब्ध से हमारे होते हैं, इसलिए देखो ऐसा है अंजलि, जैसे 24 कैरेट सोने का कोई गहना नहीं बन सकता है, उसमें मिलावट करनी पड़ती है। उसी तरह से केवल पुण्य से शरीर का निर्माण नहीं होता है। पुण्य अगर केवल रहेगा तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा और पाप अगर केवल रहेगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन पाप और पुण्य का मिश्रण होगा तो आपको शरीर बनेगा। जी। बिना पाप पुण्य के मिश्रण से शरीर नहीं बनता है। अच्छा। आपके संचित पाप कर्मों से, पुण्य कर्मों से कुछ कर्म निकाल करके और उससे प्रारब्ध बना करके आपको धरती पर अपना जीवन सफल करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ आकर के आप ईश्वर प्राप्ति करके, यहाँ आकर के आप भगवत प्राप्ति करके, भगवत भजन करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये 84 लाख योनियों में ये एक ऐसी मनुष्य की योनि है जो मोक्ष का द्वार है। इसी योनि में आकर के आप अपने शरीर की सद्गति कर सकते हैं। शेष योनियों में तो केवल प्रारब्ध के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा। जी। जो आपका प्रारब्ध बन गया है उसके अनुसार आप कुछ बदल नहीं सकते। तो कहने का आशय यह है कि इसी तरह से जन्म कुंडली में 6 दोष जीवन में बहुत असर डालते हैं। जैसे मांगलिक दोष, पितर दोष, गुरु चांडाल योग, विष योग, केंद्राधिपति दोष और राहु केतु का भी दोष होता है। लेकिन राहु केतु का दोष का मतलब काल सर्प दोष नहीं होता है। ये बात जान लीजिए, काल सर्प दोष ज्योतिष शास्त्र का कोई दोष नहीं है। ये लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और मैं इस बात से 1% सहमत नहीं हूं। अगर किसी शास्त्र में हमारे किसी ऋषि मुनि ने राहु केतु के काल सर्प दोष का वर्णन किया होता तो मुझे मानने में भला क्या आपत्ति थी, मैं भी उसको मानता। लेकिन मेरे किसी ऋषि महर्षि ने, वो चाहे महर्षि पाराशर हों चाहे जैमिनी हों, किसी ने भी काल सर्प दोष का वर्णन नहीं किया है। इसलिए मैं काल सर्प दोष को सिरे से खारिज करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुंडली के उस दोष के बारे में जो विवाह में अड़चन डालता है। वो है मंगल दोष। लग्ने व्यय च पाताले
जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। इसका अर्थ ये होता है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश इन स्थानों में अगर मंगल हो तो अगर लड़की की कुंडली में हो तो अपने पति के लिए हानिकारक होती है, और अगर लड़के की कुंडली में हो तो अपने पत्नी के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में ये दोष समान रूप से हैं तो कोई किसी के लिए हानिकारक नहीं होता है। अब मंगल दोष का जितना हवा है उतना मंगल दोष खराब है नहीं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में ही लिखा गया है परिहार में कि अगर कर्क राशि और सिंह राशि का मंगल हो तो मंगली दोष नहीं होता है। अगर मंगल अस्त हो सूर्य के साथ तो मंगली दोष नहीं होता है। अगर मंगल नीच राशि कर्क राशि में हो तो मंगली दोष नहीं होता है। मंगल 12वें भाव में धनु राशि में हो तो मंगली दोष नहीं होता है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर हो तब मंगली दोष नहीं होता है। मंगल के साथ बृहस्पति हो तब मंगली दोष नहीं होता है। केंद्र में राहु हो तो मंगली दोष नहीं होता है। राहु के साथ मंगल की युति हो तो मंगली दोष नहीं होता है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में हो तब भी मंगली दोष नहीं होता है। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीवः, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मंगली दोष नहीं होता है। न मंगली मंगल राहु योगे, मंगल और राहु का योग हो तब भी मंगलिक दोष नहीं होता है। तो इतने परिहार हैं कि लगभग अगर 10 कुंडली आप देखेंगे तो उसमें से 1-2 जन्म कुंडली ऐसी होगी जिसमें कोई प्योर मंगल बचेगा, बाकी सबके परिहार से मंगल दोष समाप्त ही हो जाते हैं। ये मेरी जिंदगी का जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ। परिहार से मतलब कि मंगल दोष कट रहा होता है, लेकिन जो लोग मतलब कि ज्योतिष शास्त्र के गहराई में नहीं गए हैं और केवल ये जान गए हैं कि ये मंगली दोष है, तो लोग अभिभावकों को इतना डरा देते हैं। कोई कहेगा जाओ केला से शादी कर लो, कोई कहेगा पीपल से शादी कर लो, कोई कहेगा आम से शादी कर लो, और तो और हद तो तब हो जाती है जब लोग कहते हैं बकरे से शादी कर लो। यहाँ बुद्धि को नमस्कार है, ऐसा कुछ नहीं। ये पीपल से विवाह, ये केले से विवाह, तुलसी से विवाह, ये सब तब किया जाता है जब कुंडली में वैधव्य दोष होता है, किसी लड़की की कुंडली में विधवा दोष होता है, या किसी लड़के की कुंडली में विधुर दोष होता है, तभी ये विवाह किए जाने के, कुंभ विवाह किए जाने का विधान है। और उसमें भी केवल कुंभ विवाह किया जाता है, शालिग्राम भगवान से लड़कियों का विवाह कराया जाता है, और लड़कों का विवाह जो है वो मतलब कि कुंभ विवाह के द्वारा संपन्न कराया जाता है। लेकिन इसके लिए मंगली दोष के लिए ये उपाय नहीं है, ये उपाय विधुर योग और वैधव्य योग के लिए है। उत्तर कालामृत दक्षिण का एक बहुत प्रमाणिक ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है। उसमें लिखा हुआ है कि सप्तम भाव से जो द्वितीय भाव होता है वो सप्तम से 8वां स्थान होता है। जैसे किसी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली से 8वां स्थान मृत्यु स्थान होता है, उसी तरह से पति भाव से जो 8वां स्थान जो द्वितीय भाव होता है वो पति या पत्नी के मृत्यु का स्थान होता है। अगर 7वें भाव का स्वामी 8वें भाव में जाकर के बैठे तो उस द्वितीय भाव के स्वामी की दशा में और उस सप्तमेश की अंतरदशा में पति या पत्नी का वियोग होता है। ये आप किसी की कुंडली खोल के देख लीजिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर ये योग है और ये महादशा शादी के पहले व्यतीत हो चुकी है तो अब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये दशा भविष्य में आने वाली है तो डरने की बात है, फिर उसके लिए उपचार की बात है। तो मंगल दोष लग्न से भी देखा जाता है और चंद्रमा से भी देखा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं, जब आप बताइए कि मंगलिक है, अच्छा पंडित ये आंशिक है कि पूर्ण है? अब इसका क्या जवाब है कि आंशिक है या पूर्ण है? अरे मंगल ग्रह तो मंगल ग्रह है, क्या आंशिक क्या पूर्ण? इसको इसलिए आंशिक और पूर्ण लोग कहते हैं, जो मैंने अपने मन में सोचा है
कि अगर चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से मांगलिक हो तो पूर्ण मांगलिक है, और अगर केवल लग्न कुंडली से मांगलिक है, चंद्र कुंडली से नहीं मांगलिक है, तो आंशिक मांगलिक कहते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के दोषों में कोई कमी नहीं आती है। चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में जब मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता ही है, लेकिन परिहार अगर है तो ये मंगल दोष समाप्त भी हो जाता है। तो आपको अगर मंगल दोष है ही है और परिहार से वो ठीक नहीं हुआ है तो आपको उपाय करने चाहिए। सबसे पहला आपको उपाय करना चाहिए, ओम अग्निर्मूढ़ा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागुंग रेता गुंग सिजिन्मती। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। मंगल के इस वैदिक मंत्र का 50,000 मंत्र जब 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इससे मंगल ग्रह शांत हो जाता है। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और मंगल दोष को दूर करने के लिए अगर मंगल आपके लग्न पंचम नवम का स्वामी है तब ही, या चंद्रमा से लग्न पंचम नवम का स्वामी है तब ही लाल मूंगा आपको सोने की अंगूठी में या तांबे की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करना चाहिए। और अपने घर की दक्षिण दिशा में ही आपको सोना चाहिए। अपने घर में हो सके तो एक मंगल यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। मंगलवार को गुड़ और भुने हुए चने बंदरों को खिलाना चाहिए। बंदर न मिले तो ये सामग्री आप गाय को भी खिला सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है उसके रक्षक भगवान गणेश होते हैं। ऐसे में आपको भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। मांगलिक दोष है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर मंगल चंडिका श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। पंछियों को दाना डालना चाहिए। मंगल ग्रह के गंभीर प्रभाव से बचने के लिए नवग्रह मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग का भात पूजन भी करना चाहिए। क्रोध पर काबू रखना चाहिए। चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। नीम का पेड़ लगाना चाहिए और किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ आपको ऐसी बता रहा हूँ कि जो आप अपनी कुंडली खुद देखकर जान सकते हैं। यदि आपके लग्न में माने शरीर भाव में, व्यय भाव में, अष्टम भाव में या सप्तम भाव में मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है तो अब चाहे जितने ग्रह आपके कुंडली के अच्छे हों, ऐसे लोगों का विवाह टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। पक्का है विवाह टूटेगा ही टूटेगा। एक से अधिक शादियां होगी ही होगी। अगर मंगल ने शनि का संयोग कर लिया है या शनि ने मंगल का संयोग कर लिया है और ये संयोग लग्न या 12वें भाव में, सप्तम या अष्टम भाव में है तो निश्चित रूप से विवाह टूटेगा। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में विघटन होगा। पहले क्या होता था कि इस योग में पत्नी या पत्नी मर जाते थे, लेकिन अब इस समय जो हो रहा है वो डाइवोर्स की बात हो रही है, तलाक की बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है। दोनों में ये अंतर आया है। उस समय वियोग होता था और इस समय भी वियोग होता है। इस समय कानून से वियोग होता है, उस समय ईश्वरीय वियोग होता है, ईश्वर के विधान से वियोग होता था। और अब भी अगर मंगल शनि की स्थिति सप्तमस्थ है या लग्नस्थ है तो ऐसे लोगों के पति या पत्नी सुसाइड भी करते हैं। इन सब स्थितियों का ध्यान में रखते हुए अगर इनकी विधिवत शास्त्र सम्मत शांति कराई जाए तो परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। मेष राशि में मंगल की स्थिति है। चतुर्थ भाव में अभी भी चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति है। चंद्रदेव जल्दी अपना स्थान बदलने वाले हैं। तो हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि धन का आगमन होगा और सेविंग्स भी आज आप कर पाएंगे। कार्यस्थल पर दिन आपका अच्छा बीतेगा। जीवन साथी के लिए भी समय निकालना चाहिए। ज़्यादा चिंतन स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। व्यर्थ का वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गेहूं का दान करना चाहिए।
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में बृहस्पति और चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में आपके व्यय भाव में स्वगृही मंगल तो जरूर है, लेकिन मैं एक कह सकता हूं कि अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है, बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आपको योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। किसी नई योजना में निवेश से बचें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस दूसरे दोष की जो अगर कुंडली में मौजूद हो तो परिवार की सुख शांति पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पितर दोष की। आजकल इसकी बड़ी धूम मची हुई है। आजकल इतना ज़्यादा धूम मची है पितर दोष की कि किसी की कुंडली अगर आप ज्योतिषी हैं और आपके पास जा रही है, 3 चीज़ें बिना देखे कुंडली बता दीजिए। आपके कुंडली में राहु केतु का काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में पितर दोष है, और आपके ऊपर तो कुछ किए कराए का दोष है। 3 बात बता दीजिए, आप ज्योतिषी हैं, और बस 3 बात पे ही दुकानदारी हो जाएगी। पहली बात तो पितर दोष तब तक आपको नहीं लगेगा जब तक आपके माता पिता जीवित हैं। चाहे आपके कुंडली में पितृदोष है, लेकिन पितर दोष तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके माता पिता जीवित हैं। जैसे ज्योतिष का एक नियम है कि अगर किसी की कुंडली में तुला राशि के 10 अंश पर सूर्य हो तो ऐसा आदमी कुबेर का भी बेटा हो तो भीख मांग के ही खाता है। लेकिन अब यही मैं आपको बताऊं कि ऐसी कुंडली वालों को भी BMW और मर्सिडीज से चलते हुए मैंने देखा है। और जब इस पर रिसर्च किया तो पता लगा कि जब तक पिता जीवित है तब तक वो राजा ही रहेगा। जिस दिन उसके पिता की मृत्यु होगी उस दिन ये फलादेश सटीक हो जाएगा, उस दिन उसकी स्थिति खराब हो जाएगी और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक पिता जीवित रहेगा तब तक कुंडली का ये दोष उसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपके ऊपर पितर दोष लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी एक दिमाग में बात बैठा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है और आपके माता पिता दिवंगत हो चुके हैं, आपके घर में भूत प्रेत का दोष समझ में आता है, लोगों की सेहत अक्सर खराब रहती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर की उन्नति नहीं हो रही है और घर में बीमारियां और शत्रु पीड़ा बढ़ रही है, तो आपको भैया वैसे अपने संतुष्टि के लिए छोटा मोटा उपाय कर लीजिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन फायदा तो एक ही उपाय करेगा। वो उपाय ये है कि श्राद्धों के दिनों में जो 15 दिन के श्राद्ध के दिन होते हैं उसमें रोज आपको पिंडदान और तर्पण करना चाहिए और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन विधिवत अपने पितरों के लिए किसी तीर्थ में जाकर के पिंडदान तर्पण करके और कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय कुत्ते कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। और अगर बहुत बड़ा पितर दोष है, बहुत उपाय करने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत के 18,000 श्लोकों का 5 ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाना चाहिए। 7 दिन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 12,000 आहुति हवन दिलवाना चाहिए और ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए और उसके बाद गया जी में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद कैसा भी पितर दोष हो उससे आपको मुक्ति मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और
सर्प सूक्त और नवनाग सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। अष्टमुखी 8मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। ये सब उपाय ऐसे हैं जिससे आप पितरदोष से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यप सूर्य और बुध की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके धन भाव में बैठा हुआ है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ोगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा पक्का, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है। हाँ, एक बात मैं देख पा रहा हूँ कि आपके 9वें भाव में राहु है और शनि आपके 10वें भाव में है, जिसके कारण कामकाज के चक्कर में हो सकता है कि आपको कोई दूर की यात्रा करनी पड़े। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मन शांत रखिएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में सोच समझ कर निवेश करिएगा, जरूरतमंदों को भोजन कराइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं अब तीसरे दोष की, जिसके कुंडली में होने से भाग्य साथ नहीं देता है और जीवन में संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं। बताएं पंडित जी। बृहस्पति का अर्थ माने गुरु और चांडाल का अर्थ माने दानव। इस योग को बनाने में कुंडली में गुरु की अहम भूमिका होती है। अगर गुरु के साथ राहु या गुरु के साथ केतु हो तो इसी को गुरु चांडाल योग कहते हैं। अगर बृहस्पति के साथ राहु हो या बृहस्पति के साथ केतु हो तो इसको ही गुरु चांडाल योग कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ग्रहों की 15 डिग्री से ज़्यादा दूरी हो तो ये दोष ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के अंतर 9 डिग्री से कम हो तो ये दोष बहुत प्रभावी होगा। ये भी देख लेना चाहिए। केवल गुरु और राहु को एक कोष्ठक में देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति अभागा है या दुखी है या बुरा है। डिग्री देखिए दोनों ग्रहों की। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा राहु और बृहस्पति में अंतर है तो उसका कुछ बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह से केतु के साथ भी देख लीजिए। और अगर है ही तो माथे पर मलयागिर चंदन और केसर का तिलक राम दरबार को लगा करके आप अपने भी लगाइए। हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं और रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और यदि महादशा चल रही है बृहस्पति में राहु की या राहु में बृहस्पति की, तब तो ओम होम जूम सह इस मंत्र का 10 माला जप 300 दिन तक लगातार करिए, वरना चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, लीवर सिरोसिस की समस्या हो जाएगी। और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का 85,000 मंत्र जप करवा करके हवन जरूर करवाइए। और हो सके तो मछलियों के लिए साबुत मूंग, काली उड़द डालना चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए और हो सके तो अपने घर में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने चाहिए। नियमित रूप से देवी बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले अपने गुरु और घर के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। पीले रंग की वस्तुओं का दान भी किया जाए। और जो लोग हर रोज गायत्री मंत्र का 3 माला जप करेंगे सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से पहले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके ऊपर कभी गुरु चांडाल योग का 1% बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो लोग अपने घर में नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, राम दरबार की सेवा करेंगे, उन्हें भी गुरु चांडाल योग कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्र शुक्र बृहस्पति की युति है। धन भाव में केतु है, व्यय भाव में सूर्य बुध है। बढ़ता हुआ खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में गलतियों को स्वीकार करना चाहिए आपको अगर आपसे कोई भूल हुई है। पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जल्दबाजी में कहीं भी हस्ताक्षर ना करें।
गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपकी कुंडली में भी वो दोष है जो आपको सुखी नहीं रहने दे रहे हैं, जो आपके कष्ट और भी बढ़ा देते हैं? अगर आपको भी ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें कुंडली के उन 6 दोषों के बारे में बता रहे हैं जिनमें से अगर एक भी दोष आपकी कुंडली में है तो दुख, दरिद्रता और कष्ट बढ़ने की संभावना हमेशा रहती है। 3 दोषों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए अब जानते हैं उस चौथे दोष के बारे में जो जीवन में विष के समान घुल जाए तो घर से लेकर नौकरी तक हर जगह, हर क्षेत्र में परेशानियां और रुकावटों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो कौन सा दोष है ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखो, ये मतलब कि जो है विष योग है। अच्छा। विष योग कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युक्त हो जाए या चंद्रमा के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, शनि से चंद्रमा यदि तृतीय या दशम भाव में हो या सप्तम भाव में हो तब भी ये विष योग बनता है, और चंद्रमा शनि की युति हो तब भी ये विष योग बनता है। विष योग जब बनता है तो सीधा इसका मतलब है चंद्रमा मनसो जाता है। आपके मन पर एक तरह के नकारात्मक आवरण से आपका मन ढक जाता है। आप शुभ से शुभ समय में भी अशुभ की ही कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आपको इंद्र के पद पर बैठा दिया गया, तो आप इंद्र के पद पर जितने देर बैठे हैं उतनी देर आनंद न भोग करके बल्कि इस सोच में पीड़ित रहेंगे कि पता नहीं ये इंद्रासन मुझसे कब छिन जाएगा। अरे जितने देर बैठे उतने दिन तो सुख महसूस करो, छिन जाएगा तो छिन जाएगा, लेकिन नहीं, छीनने का भय है, इसलिए इंद्रासन पर बैठे हुए भी नहीं बैठे हैं। माने जीवन में अगर सुख है वर्तमान में तो भगवान को धन्यवाद दो ना, लेकिन नहीं, पता नहीं ये सुख कितने घंटे तक टिकाऊ है, ऐसा न हो कि ये चला जाए, मेरे हाथ से स्लिप कर जाए। यही विष योग है। नकारात्मक थाट, नकारात्मक विचार अपने जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के नकारात्मक विचार मन में आना, यही विष योग है। और खास करके तब ये विष योग ज्यादा प्रभावी होता है जब चंद्रमा और शनि दोनों 10 डिग्री के डिस्टेंस में होते हैं, तब ये बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और ये ज्यादा प्रभाव 8वें भाव में, 12वें भाव में, 6ठे भाव में, लग्न में ये ज्यादा हानिकारक बन जाता है। अगर विष योग कुंडली में है तो ऐसे आदमी को एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया नाम की भी बीमारी होती है, जिसमें कोई आवाज आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, सब जितना मतलब कि दिमागी बीमारियां हैं सब होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में भी विष योग है और आपने बहुत उपाय कर लिए हैं लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आप मेरी बात मानिए। ओम जूम सह, ये भगवान शिव का त्रैक्षरी मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को आप श्वास पर ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए धीरे धीरे, और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये नियम आप 24-24 मिनट सुबह शाम करना शुरू करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने किया 24-24 मिनट तो 40 दिनों के बाद ही आपके पर्सनालिटी में चेंज दिखाई देगा। और 3 साल तक लगातार अगर आपने इस अनुष्ठान को कर दिया तो जिंदगी भर के लिए विष दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी आप जाइए मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको नींद की गोलियां खिला देगा, डिप्रेशन की दवाइयां खिला देगा। जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ठीक, दवाई का असर खत्म होगा फिर प्रॉब्लम होगी।
लेकिन ये जो उपाय आपको बता रहा हूं, इस कलिकाल में भी ये उपाय अमृत है, अमृत। ओम जूम सह, ये भगवान शिव का त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र है। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाओ और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालो। अब ये देखना है कि बाईं नाक से सांस चल रही है कि दाहिनी। अगर बाईं से चल रही है तो आंख मूंद करके बाईं नाक के छेद पर अपना ध्यान एकाग्र करिए और ओम को धीरे से नाभि तक ले जाइए, जूम सह से निकाल दीजिए। ये उपाय अगर 24-24 मिनट आपने 40 दिन कर लिया तो एंजाइटी से आपको राहत मिलेगी। लेकिन 3 वर्ष करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। तो विष योग का सबसे प्रमाणिक और सबसे गारंटी शुदा ये उपाय है। इसको हमारे दर्शकों को तो कम से कम अगर किसी को एंजाइटी है तो उसे करना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है। व्यय भाव में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा हैं। देखिए, धन भाव का स्वामी बुध जब आपके आय भाव में है तो धन की वृद्धि तो कराएगा और कहीं अगर आप पैसा लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। आज दिन भर आज आप काम में व्यस्त रहेंगे। घर में गेस्ट आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। गाड़ी संभल कर चलाएं, चोट लगने की संभावना है। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस 5वें और सबसे गंभीर दोष की, जो आपके रिश्ते, आपकी तरक्की, आपकी सेहत, आपकी संतान तक को प्रभावित कर सकता है। कौन सा है वो दोष, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये है राहु केतु का दोष। आपको अपने घर में नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। राहु केतु का क्या दोष होता है? मानसागरी में लिखा हुआ है, ज्योतिष शास्त्र का एक ग्रंथ है मानसागरी, फलादेश का ग्रंथ है। उसमें पढ़ेंगे तो पंचम भाव प्रकरण में आता है, चैकादशे यदि राहु सिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोऽपि सेव्यते। मतलब अगर 11वें भाव में राहु, 5वें भाव में केतु हो तो ऐसा आदमी संतान शोक से हाहाकार करता है। दूसरी बात, अगर राहु 5वें भाव में है और वो मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में है या मंगल की दृष्टि में है तो सर्प शापा सुच्छ योग होता है। सर्प के श्राप से संतान की हानि होती है। इसका मतलब कि ऐसा आदमी पूर्व जन्म में नाग हत्या किया है, नाग के बच्चों को मारा है, जिसके कारण इस जन्म में उसके अधूरे गर्भ नष्ट होंगे। ये पति या पत्नी दोनों की कुंडली में किसी में होगा तो प्रभावी होगा। और गर्भ पूरा नहीं होगा, 2-3 महीने के गर्भ में हार्ट बीट नहीं आएगी, बार बार गर्भपात कराना पड़ेगा, संतान सुख नहीं मिलेगा, संतान पैदा होने के बाद भी बीमार रहेगा। तो अगर ये पता चल जाए आपको कि आपके कुंडली में सर्प शापा सुच्छ योग है या राहु केतु की स्थिति पंचम नवम में है तो तुरंत आपको 1 ग्राम या 2 ग्राम अपने हैसियत के हिसाब से सोने का नाग बनवा करके और किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के अभिषेक करके वो सोने का नाग ज्योतिर्लिंग में चढ़ाना चाहिए। आप काशी भी जा सकते हैं, उज्जैन भी जा सकते हैं और त्र्यंबकेश्वर भी जा सकते हैं, भीमा शंकर भी जा सकते हैं। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के ये उपाय करना चाहिए और ये उपाय करने के बाद कुछ अन्न और वस्त्र भी ज़रूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। और आपको जहाँ कहीं भी सपेरे दिखाई दे जाएं उन्हें कुछ खाने के लिए पैसा भी देना चाहिए। और अपने घर में नाग पंचमी पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए। और किससे करना चाहिए? गाय के दूध से करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव
के भी मंत्रों का जप करना चाहिए। ग्रहण के दिन जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो अपने वजन के बराबर अनाज का दान करना चाहिए। एक नीले रंग का कंबल दान करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का बहुत जप करना चाहिए। 8 मुखी, 9 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो धारण करना चाहिए। अगर रसोई बड़ी है आपकी तो वहीं बैठकर भोजन कर लेना चाहिए। अगर आपके घर की दीवारों को साफ रखना है, उसमें सीलन न आने दें, उनमें जाले न लगने दें, घर के अंदर छिपकलियों का आतंक न होने पाए। अपने बाथरूम को कभी गंदा और गीला न रखें। दीवारों पर दरार और सीलन भी न आने दें। माँ सरस्वती की उपासना करें और विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। नीलकंठ स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय 10वें भाव में स्वगृही होकर के गोचर कर रहा है सूर्य के साथ। रुका हुआ पेमेंट आपका वापस मिलने का पूरा संकेत है और कारोबार से जुड़ी आप यात्रा भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ घूमने की योजना भी बन सकती है। लेकिन एक बात जो खुशी की है वो ये है कि किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। आज कानूनी मामलों से बचकर रहें। जरूरतमंदों को अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपके राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है। चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति आपके 10वें भाव में हैं। आपके 4th भाव का स्वामी 6ठे भाव में है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, खरीदना नहीं बेचना चाहते हैं, तो उसका सौदा हो सकता है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल ना करें। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंडली के आखिरी दोष की, जो एक नहीं बल्कि 4 ग्रहों के कारण बनता है। कौन सा है वो दोष, आइए जानते हैं। देखो, इसको कहते हैं केंद्राधिपति दोष। इसका निर्माण तब होता है जब चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र केंद्रों के स्वामी होते हैं। केंद्र कहते हैं जन्म कुंडली में जो 12 कोष्टक बनाए जाते हैं, उसमें जो 4 अंदर के होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यही केंद्र कहे जाते हैं। इनके स्वामी जब चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र होते हैं तो केंद्राधिपत्य दोष लगता है। केंद्राधिपत्य दोष क्या है भैया, इसको जान लीजिए। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च, क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब कोई शुभग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो बुरा फल देगा, लेकिन शुभ फल देने में उदासीन हो जाएगा। माने जो आपकी जिंदगी की तरक्की राकेट की तरह होनी चाहिए थी, वो ग्रह न्यूट्रल हो जाएगा और आप अपने कर्मों के आधार पर ही दुख सुख पाएंगे। और अगर इन्हीं केंद्रों का स्वामी कोई पापग्रह हो जाए, शनि हो जाए, मंगल हो जाए, तो कभी वो हानिकारक नहीं होगा, कभी वो दुख नहीं देगा अपनी महादशा में। ये भी एक बात बहुत माइंड करने की है। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च, क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। निश्चित रूप से वो अच्छा फलादेश करेगा, लेकिन
नव में स सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। अगर आपके नवम भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं और उसकी महादशा देख करके अगर आप फोरकास्ट कर रहे हैं कि आप राजा बन जाएंगे, तो फिर ये भ्रम है, क्योंकि नवम भाव में केवल शुभग्रह अच्छा फल देते हैं, पापग्रह कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में केंद्राधिपति योग है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। हो सके तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की नियमित पूजा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है जो बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। लेकिन गमन स्थान का स्वामी चंद्रमा चूंकि अब सिंह राशि में पहुंच चुका है, इसलिए आपको यात्रा से नुकसान हो सकता है, ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जीवन साथी से अनबन संभव है, माँ के स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उधार का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में हनुमान चालीसा का आज पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक बीकानेर से राकेश सोनी जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए भैया। मेरा नाम पंकज है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1993। जी पंडित जी, मेरे दो सवाल है। एक मेरा दोस्त है जो नवंबर दिसंबर 2025 से मेरा सोना रोक के बैठा हुआ है, देख नहीं रहा है। अब वो अभी भी आज भी 6 महीने समय मांग रहे, तो क्या मुझे रुकना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में चले जाना चाहिए, पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा मेरा सवाल है कि मैं 4 साल से जमीन मकान देख रहा हूँ, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद भी कोई जमीन मकान का सौदा नहीं बैठ रहा। पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है बेटा कि अभी वो धन मिलने में आपको समय लग सकता है, और ये समय जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है नवंबर तक का समय लग सकता है। अब आप अपने विवेक से सोचें कि ये सीधी उंगली से घी निकल सकता है कि टेढ़ी उंगली से निकल सकता है। ज्योतिष के हिसाब से जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जहाँ तक आपने मकान खरीदने के बारे में बात की है, तो चंद्र और शुक्र की युति बनी हुई है। अभी सामर्थ्य तो आपके पास घर खरीदने की है, लेकिन आप ठोस विचार नहीं बना पा रहे हैं। आप एक बार किसी शिव मंदिर में जा कर के सोमवार के दिन या पंचमी तिथि पर या त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दीजिए गन्ने के रस से। निश्चित रूप से उससे 40 दिन के अंदर आपके मकान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक आप रखोगे तो आपका आत्मविश्वास आपको धन लाभ कराएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ आत्मविश्वास ठीक रखना है? इसलिए कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से 8वें स्थान में है, इसलिए आत्मविश्वास के लिए आपको प्रयास करना होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, भाई बहनों से कुछ आपको उपहार भी मिल सकता है, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन संभल कर करें, बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि से द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है। ऐसे में आय के नए स्रोत बनेंगे, धन में वृद्धि होगी, नौकरी में स्थानांतरण का योग बनेगा। माँ को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है और स्वयं पीठ में या कमर में हल्का दर्द हो सकता है।
ज़्यादा जिद आपका नुकसान कराएगी, इसलिए जिद न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक चंद्रकला दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी, कोटि 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 का परम चरण वंदना। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि छोटा बेटा अरुण खन्ना, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1988, शाम को 7:11 पे हुआ। पिछली 20 और उसकी शादी हमने 20 जनवरी 2025 में लास्ट ईयर की। पंडित जी, उसकी शादी भी मनचाही जगह पर हुई है, अनु चौधरी नाम की लड़की से। अब लेकिन जिस दिन से शादी हुई है, मुझे उनके वैवाहिक जीवन का कोई नजर नहीं आ रहा खुशी। और अभी 2-3 महीने से बेटे ने जॉब भी उसकी छूट गई है। अब वो इतना चिंतित चल रहा है, उसके पापा भी नहीं है, सारी जिम्मेवारी मेरे पर है। पंडित जी, मुझे इसका कुछ बताओ उपाय कि मैं क्या करूं, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और बच्चा चाहता है कि नौकरी छोड़ के अब मैं बिजनेस करूं। देखिए, ऐसा है, आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें, प्रभु श्री राम को ये मतलब कि उनसे प्रार्थना आप करें कि बेटे का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। अगर आप 5-5 बार सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अपने घर में थोड़ा सा हल्दी मिला करके पानी में और दूर्वा ले करके और दक्षिणावर्ती शंख में वो दूर्वा और जल रख करके घर में छिड़काव करें तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी, बेटे बहू में सामंजस्य बनेगा और चीज़ें ठीक होंगी। जहाँ तक आपके बेटे का व्यवसाय करने का मन है तो एक तरह से समझ लीजिए कि वो अपने ज़िंदगी के लिए दुर्भाग्य का ही एक समय ला रहे हैं। अभी उन्हें व्यवसाय कम से कम 3 सालों तक नहीं करना चाहिए। 3 साल तक अभी उन्हें सर्विस में रहना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसका इनके पास अभाव है। इसलिए व्यवसाय करके ये दुखी ही हो सकते हैं, सुख तो नहीं मिलने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। भाई, व्यय भाव का स्वामी शनि अगर धन भाव में होगा तो कर्ज लेने की नौबत तो आ ही सकती है। ऑफिस में आपको अपने काम को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पारिवारिक विवाद समाप्त हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। नई प्रॉपर्टी से पहले पेपर्स जांच लें। काली उड़द की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनि की स्थिति है। द्वितीय भाव में मंगल है। व्यय भाव में राहु है। किसी धार्मिक कार्य पर आपका धन खर्च होगा। किसी बड़े कार्य में सफलता हासिल होगी। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा भाग दौड़ से तबीयत बिगड़ सकती है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं पानीपत हरियाणा की रहने वाली इंद्री चौहान, और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी से जान लेते हैं इनकी समस्याओं के समाधान के बारे में। पंडित जी, मैंने आपको डिटेल बता दिए हैं इंद्री चौहान के, और इन्होंने सवाल पूछा है कि ये वर्तमान में कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, पहले तो ये बता दें। साथ ही इन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि मीडिया फील्ड में जॉब करती हैं और अब ये चेंज करना चाहती हैं फील्ड को, और ये चाहती हैं कि इनका करियर और अच्छा हो, MNC में जाना चाहती हैं, तो क्या करें? देखो, ऐसा है, इंद्री का सिंह लग्न में जन्म हुआ है। वृषभ राशि है। इनके कुंडली में शुक्र और शनि 2 ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। मंगल और चंद्रमा 2 ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र नीच राशि में बैठकर कर्क के नवमांश में है। मीडिया की जॉब जो होती है वो शुक्र ग्रह के अच्छे होने से ही होती है। अगर शुक्र ग्रह किसी का खराब है तो वो मीडिया के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता,
क्योंकि मीडिया जो है वो ग्लैमर की दुनिया है। ग्लैमर की दुनिया का प्रतिनिधित्व तो शुक्रदेव करते हैं, और चूंकि इनका जन्म कन्या राशि के शुक्र में हुआ है, इसलिए इन्हें मीडिया के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक ग्रहों की स्थिति के बारे में आपने पूछा है, तो मैं बताऊं कि पिछले 3.25 साल से आपका समय बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति में शनि का अंतर चल रहा है और शनि आपके कुंडली में नीच राशि का होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। जिंदगी बिल्कुल रुक गई है। तो इसलिए एमएनसी में आप ट्राई करिए, लेकिन जब तक एमएनसी में कहीं सिलेक्शन न हो जाए तब तक नौकरी को मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी भी आपका समय 1 सितंबर 2026 तक बहुत गंदा है। 1 सितंबर 2026 तक कोई नया डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति आपने पूछी है, आपके द्वितीय भाव में नीच का शुक्र है, तृतीय भाव में बुध है और चौथे स्थान में सूर्य की स्थिति। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस माला के बारे में जो आपको माला माल कर सकती है। बताएं पंडित जी। स्फटिक की माला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी के रूप में ही स्फटिक की माला को माना जाता है। स्फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। आपको भय और घबराहट की समस्या है तो स्फटिक की माला आप धारण कर सकते हैं। स्फटिक की माला धन संपत्ति और यश की प्राप्ति कराती है। स्फटिक की माला से किसी भी मंत्र का जप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो पति पत्नी दोनों स्फटिक की माला धारण करें। बच्चों में एकाग्रता की कमी है तो उसको स्फटिक की माला पहनाएं। स्फटिक की माला धारण करने से जीवन में सुख शांति मिलती है, और अगर बहुत ज़्यादा सिरदर्द की समस्या है तो उसमें भी आराम मिलता है। शनिवार को स्फटिक की माला धारण करने से खून से संबंधित बीमारियों में भी राहत मिलती है। बस स्फटिक की पहचान ये है कि स्फटिक की माला ले लीजिए और एक कमरे में जाइए, सारी लाइट ऑफ कर दीजिए, कमरे में अंधेरा हो जाए और माला को ऐसे झटकिए, ऐसे। तो उसमें जब आपस में माला के दानों में दाने टकराएंगे तो चिंगारियाँ निकलेंगी। अगर चिंगारियाँ निकल रही हैं तो माला असली है, अगर चिंगारियाँ नहीं निकल रही हैं तो वो कांच है या क्रिस्टल नहीं, तब वो स्फटिक नहीं है। अगर निकल रही है और उसकी तासीर हर समय ठंडी ही रहती है, वो माला कभी गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्फटिक की माला धारण करने का अपने आप में बहुत फायदा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। तो नमस्कार।